एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज हमारा हिंदी का लास्ट सेशन होगा, सीरीज नंबर 10 है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सन 2005। यानी ये इंपॉर्टेंट सेशन इतना रहेगा आपके लिए कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हम आपकी डेली बाय डेली हेल्प करने के लिए तैयार हैं और डेली बाय डेली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूं, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज का सेशन जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ के बारे में डिटेल डिस्कशन आपको देने वाले हैं, जिसके हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और राष्ट्रीय रूपरेखा यानी सन 2005 जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या बताया गया था, यानी क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप पेशेंस बना के रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं, फिर देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। आज हम समझेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, यानी इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद आप कर लोगे, क्योंकि मैं आपको पूरा सेशन डिटेल में समझा दूंगा कि इस रूपरेखा में क्या बताया गया था, यानी सन 2005 जो रूपरेखा पाठ्यचर्या है इसमें क्या बोला गया था। चलते फिर आगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलते फिर आगे। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, यानी ये कॉन्सेप्ट हमारा आज क्लियर हो जाएगा पक्का। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी उन्होंने लर्निंग के बारे में बताया हुआ है, जो भी इनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, गजब तरीके से सारी पीपीटी एकदम बढ़िया तरीके से हमने बनाई हुई है, एकदम बेहतरीन ढंग से सेशन को पढ़ने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे कि एनसीएफ हमारा क्या कहता है और देन उसके बाद में हम क्वेश्चंस भी पढ़ने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर की बुक तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। फिलहाल के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन इन्होंने हमसे कोई भी पूछेंगे तो हम आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलते फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले एनसीएफ सन 2005, यानी पहले और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही गजब तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आज आपका पूरा क्लियर हो जाए, दोबारा से आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोई भी नीड ना हो। चलिए पढ़िए। यहां पे बात कर रहे हैं कि पहले पॉइंट में बोला कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षण है, यानी जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होती है वहां पे कह रहे हैं कि मुख्यतः जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो भाषा शिक्षण है, जहां पे आप लैंग्वेज को सीखते हैं। यानी प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं, जहां पे प्राथमिक कक्षाओं का डिस्कशन होता है, यानी जहां पे प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो वहां पे मुख्यतः यानी मेनली बोल रहे हैं कि आप भाषा शिक्षण को करते हैं, यानी लैंग्वेज को ही सिखाते हैं। तो ये एनसीएम में बताया गया था। अगले पॉइंट में बोला कि आरंभिक स्तर के गणित, समाज एवं परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि जो आरंभिक स्तर के जो समय होता है, यानी प्राथमिक कक्षा, क्योंकि हमें मालूम है कि एनसीएफ ने बताया हुआ है कि क्लास 8 तक आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाइए, यानी घर की भाषा में जब आप सिखाओगे तो बच्चा जल्दी समझेगा, है ना। तो वही बात ये कह रहे हैं कि चाहे तो वो गणित हो, चाहे तो वो, यानी आप समाज में बोलो ना कि समाज एवं परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा, मातृभाषा का क्या मतलब, घर की भाषा, क्या मतलब घर की भाषा, यानी शुरुआत में बच्चे के प्रारंभिक दौर पे आप उसको घर की भाषा में चीजों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए, बच्चा जल्दी समझेगा। यानी उसके एनवायरनमेंट में उसके आसपास के लोग कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे बातें करते हैं, उनको वो आसानी से जल्दी सीख पाएगा अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ाओगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर थर्ड को। देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है। एनसीएफ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर स्लाइड में, यानी हर प्रीवियस ईयर में मिलेगा देखने के लिए। पढ़िए जरा, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पढ़िएगा। देखो, कहने के प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने की मातृभाषा ही होनी चाहिए। यानी इन्होंने देखो वही बात बोल दी कि प्राथमिक स्कूल में, यानी जब 1 to 5 की आप बात करें, जब आप 1 to 5 में होते हैं तो कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल में शिक्षण का माध्यम सीखने की मातृभाषा होनी चाहिए। यानी जब बच्चा शुरुआती दौर में 1 to 5 यानी प्राइमरी में होता है, तब आप उसको मातृभाषा में सिखाइए, जिसका आधार निश्चय ही वे अनुभविक, क्या लिखा, अनुभविक, भाषिक व संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए, जिन्हें बच्चा अपने साथ लेकर स्कूल में प्रवेश करता है। यानी क्योंकि आपको पता है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है वैगोत्स्की। क्या नाम है?
वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है कल्चरल टूल्स के बारे में। यानी बच्चा जो होता है जब आप उसके एनवायरनमेंट से रिलेट करके उसको पढ़ाते हो, यानी उसके आसपास के लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, उनका अनुकरण करके बच्चा सीखता है ना। समाज को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, तो वही बात कह रहे हैं कि बच्चा देखो, एक सिंपल सी एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चा जब प्राथमिक तौर पे यानी शुरुआती दौर में हो, तब आप उसको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है कि उसको आप मातृभाषा में पढ़ाइए। यानी सॉरी, मतलब पानी मतलब ऐसे में जब आप उसको घर की भाषा में प्रोवाइड कराओगे चीजों को, तो वहां पे बच्चा जल्दी सीखेगा। यानी सिंपल फंडा है कि बच्चे को ऐसे आप मातृभाषा में सिखाइए, जब वो प्राइमरी लेवल में हो तो वो अच्छे से ही सीख पाएगा। आगे देखो, जहां योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। लेकिन प्रथम 1-2 साल तक मुख्यतः मौखिक श्रव्य कुशलता सामान्य बातचीत पर ही होना चाहिए। यानी जो शुरुआती दौर के क्लासेस होती हैं, शुरुआत में जब बच्चा सीखता है तो उसको आप मातृभाषा में सिखाइए, लेकिन बाद में उसको आप अंग्रेजी भाषा यानी कोई और भाषा में बाद में आप सिखा सकते हैं, लेकिन पहले उसको आप मातृभाषा में ही पढ़ाइए। क्योंकि शुरुआती दौर के जो होते हैं, आप मौखिक सिखाते हैं, मौखिक चीजें, मौखिक यानी बातचीत करते हैं, उस बच्चे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि श्रव्य कुशल यानी सुनकर के चीजों को ग्रहण करवाते हैं बच्चे को। क्योंकि आपको मैं भाषा कौशल के बारे में बता चुका हूं कि जो भाषा कौशल होते हैं, जिनका हम बोलते हैं, जिनको याद रख सकते हैं सुबोपाली से। किससे? सुबोपाली। सुबोपाली का मतलब होता है सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना और लिखना है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो होते हैं वो भाषा कौशल होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि शुरुआती दौर में आप मातृभाषा में पढ़ाइए, लेकिन बाद में आप कोई सी भी लैंग्वेज बच्चे को सिखा सकते हैं। क्योंकि मुख्यतः इन्होंने बोला मेनली शुरुआत में आप मौखिक सिखाते हैं, श्रव्य यानी एक्टिविटीज करके सिखाते हैं बच्चे को। ठीक है बेटा, वही बात यहाँ पे बोली गई है। आई होप मेरे यारों आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे क्या इन्होंने बोला है। समझते हैं कि एनसीएफ हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है। फोर्थ तो हो गया 5, यानी अब हम पढ़ेंगे 5 और 6। यानी इस स्लाइड में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये सेशन देख लिया, आपको एनसीएफ के बारे में दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही सारे पॉइंट एनसीएफ ने बार बार रिपीट किए हुए हैं। पढ़िए कि अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए। यानी अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम है, कैसा है, स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम है, फिर भी आपको बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रयोग करना से नहीं रोकना चाहिए। मतलब आप चाहे स्कूल भले ही इंग्लिश मीडियम हो, बट शुरुआती दौर में बच्चे को आप उनकी मातृभाषा में चीजें उनको अवसर प्रदान करिए, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपनी लैंग्वेज में सीख सके, समझ सके। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उनको नहीं रोकना चाहिए, और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे के समझ के स्तर का हो। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोल दी गई है कि बच्चा जिस लेवल का है, मान लीजिए बच्चा क्लास 5 में है, तो आप क्लास 5 के अकॉर्डिंग उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो क्लास 5 में है लेकिन उसको आप 12th का पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे के लिए जो सूटेबल हो, यानी ऐसी पाठ्य पुस्तक की आप व्यवस्था करिए जिन पे बच्चा जो हो, जिनको बच्चा समझ सके, जो उसके स्तर के हो, जो उनके मतलब कि उनके लेवल की चीजें हो, उनको आप सिखाने की कोशिश कीजिए। बच्चा पता चले नर्सरी में है, आप पढ़ा उसको 12th ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कहां समझ पाएगा, है ना। तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला गया। कि बच्चे जो होते हैं, चाहे तो आप उनको इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा रहे हो, लेकिन उनको मातृभाषा में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा जो है जल्दी समझ सके चीजों को। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप उनको टीचिंग मेथड प्रोवाइड कराइए कि जिस तरीके से बच्चा समझता है उस तरीके से उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है प्रोवाइड कराइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, करेंगे यदि योग्य प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यानी टीचर जो है एबल नहीं है चीजों में, तो अंग्रेजी प्राथमिक स्तर के बाद ही लाई जानी चाहिए। यानी स्कूल में जहां पे आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चे को, जहां बच्चा सीख रहा है, अगर वहां पे टीचर जो है योग्य नहीं है उसके, तो वहां पे क्या करना चाहिए, आपको अंग्रेजी प्राइमरी लेवल के बाद में ही पढ़ानी चाहिए। ये एनसीएफ कह रहा है, हमारा राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या कहती है, एनसीएफ कह रहा है 2005, जिसमें बोला गया
कि अगर टीचर जो है प्रशिक्षित योग्य नहीं है तो आपको अंग्रेजी जो है प्राइमरी लेवल के बाद में लानी चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो वही है कि मजे मजे में सीखते रहो यार, चीजें हैं कुछ भी नहीं। ठीक है, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इतनी पॉपुलेशन बढ़ी पड़ी है दुनिया में और इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। वैसे भी सीटेट का रिजल्ट जो है 10-12% से ज्यादा जाता नहीं है, 14% 15% ही जाता है बस। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला इन्होंने। उसे इस तरीके से पढ़ाया जाए, यानी बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि शिक्षार्थी उन बच्चों के स्तर पर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके जिन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर दी है। यानी बच्चों को यहाँ पे देखो इन पॉइंट्स में सिंपल एक ही बात बोली गई है कि आप क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम भले स्कूल हो लेकिन उसको उसकी घर की भाषा में यानी मातृभाषा में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको अवसर प्रदान करेंगे कि वो जो है अपनी भाषा में बात को कह सके। और आगे इन्होंने बोल दिया है कि अगर जो है टीचर योग्य नहीं है बच्चे के अकॉर्डिंग तो प्राइमरी लेवल के बाद में अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, वरना प्राइमरी लेवल में उसको आप हिंदी में ही पढ़ाइए। हिंदी का जो उसकी मातृभाषा, जैसे मराठी हो, जो भी उसकी भाषा हो, उस भाषा में आप उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए, बच्चा जल्दी समझ पाएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में इन्होंने बोला कि जो है पढ़ाई जो है बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी उनके लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अलग जा रहा है, आपका सिलेबस अलग जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, एनसीएफ हमारा यही कहता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारी 7th जो स्लाइड है वो क्या कह रही है। 7th 8th पॉइंट में इन्होंने बहुत ही सिंपल बात कही गई है, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिएगा, कह रहे हैं कि घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच व पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या बात कही जरा समझने का। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चा यानी घर की भाषा, घर की बोली यानी मातृभाषा, मदर टंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि बोल रहे हैं कि की जाने वाली दोस्तों यानी जो आपका समाज है, यानी जो आपके आसपास के लोग परिवेश में रह रहे हैं, चाहे वो पास पड़ोसी है या फिर स्कूल है, उनमें बोली जाने वाली भाषाओं को फासल यानी उनमें आपको अडेप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को ऐसे पढ़ाओ कि बच्चा जो है अपनी मातृभाषा या अपने आसपास के जो दोस्त यार जैसे बोलते हैं, प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को पाटने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आपकी भाषा को समझ सके। यानी उसके आसपास में, उसके परिवेश में जिस तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है उसको आप सिखाने के प्रयास कीजिए और उसी लैंग्वेज में उसको बात टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराइए जो उसके आसपास में परिवेश में चल रही है, तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, तो वही बात करें कि आप बच्चों को कंफर्टेबल फील कराइए। देखो आपको पता है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे के घर में जो भाषा बोली जा रही है, अगर आप उसको स्कूल में कुछ वैसी चीजें प्रोवाइड कराओगे तो बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा, है ना। अगर मान लीजिए घर में बच्चे को हिंदी बोली जा रही है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है, आप क्लासरूम में डायरेक्टली उसको इंग्लिश में सिखा रहे हो, तो बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे को उसकी भाषा में शुरुआती दौर में, प्राइमरी लेवल में उसकी भाषा में पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, आगे पॉइंट में समझते हैं क्या बोला कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए। यानी वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल है लेकिन फिर भी आप उसको मातृभाषा में चीजें प्रोवाइड कराने का कोशिश कीजिए, और शिक्षार्थी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की छूट होनी चाहिए। यानी जब बच्चा डिफरेंट वे से सोच सकेगा, उनको डिफरेंट टाइप के आप अवसर प्रदान करोगे, अपॉर्चुनिटी प्रदान करोगे, तो बच्चा अपनी बात को कह पाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको मात्र देखो प्रायोरिटी एक ही बात को दे रहे हैं कि उसके घर की भाषा में बातचीत होनी चाहिए, उसको अवसर प्रदान होने चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा एक बात से दूसरी बात तक पहुंच सके और अपनी बात को कहने में वो बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो और समझ सके चीजों को। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या नाम, स्लाइड नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 9 और 10 में देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। सेशन बहुत ही जबरदस्त लगेगा आपको, सारे सेशन इससे पहले के जितने भी मैंने दिए हुए हैं, चाहे तो वो सीडीपी हो गया, मैंने सीडीपी का भी एक एक टॉपिक सीरीज बाय सीरीज अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देखिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हिंदी जो है हिंदी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हिंदी के भी मैंने स्लाइड बाय स्लाइड यानी सीरीज बाय सीरीज हिंदी के टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड किया है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो उनको आप पढ़िएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी जाएगी, आपका स्कोर बहुत अच्छा खासा जाएगा। पढ़िएगा क्या बोला कि मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए। यानी वही बात करें कि मातृभाषा का उपयोग निश्चय करवाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर व्यक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को
बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी यहाँ पे बोला इन्होंने कि ये चीजें जो है बच्चे के जब आसपास के नेचर से डिबेट करते हुए चीजों को पढ़ाने की कोशिश करोगे, रिलेट करते हुए पढ़ाओगे, तो बच्चे की लर्निंग जो होती है, उसका संज्ञान जो है वो जल्दी विकसित होगा, यानी उसका दिमाग जो है जल्दी विकसित होगा, इससे जिसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा बच्चे का, जब आप उसकी लैंग्वेज में उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करोगे। यानी वही बात करें कि जब बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका संज्ञान अच्छा होगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी जब उसके आसपास की चीजों से रिलेट करते हुए, यानी अगर आप एक्टिविटी भी करा रहे हो तब भी उसके एनवायरनमेंट से, उससे रियल लाइफ से रिलेट करते हुए एक्टिविटी कराओगे, तब बच्चा जल्दी सीखेगा चीजों को। ठीक है, देखते आगे इन्होंने क्या बोला कि विधियां, सामग्री, कक्षा में अपनाई गई कार्यनीतियों और मूल्यांकन प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल छोड़ते वक्त हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में उच्च दक्षता प्राप्त कर चुके हो। यानी यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली है कि बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, मान लीजिएगा कि जब बच्चा स्कूल छोड़ रहा उस टाइम तक बच्चे को इतना नॉलेज तो हो चुका हो कि वो भाषा को समझ सके, यानी उस स्कूल छोड़ते टाइम उसको इतनी चीजें आ जाएं कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को समझ सके, यानी सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाए जब बच्चा स्कूल को छोड़ रहा होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल छोड़ते समय, जिस टाइम बच्चा स्कूल छोड़ता है उस टाइम वो अपने क्षेत्रीय भाषा को कम से कम तो समझ सके। ठीक है, तो ये हमारा एनसीएफ कहता है। तो इसी से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए 10 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए एनसीएफ के। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पढ़िएगा। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी इन्होंने बोला कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। टीचिंग के बारे में इन्होंने पूछा है, सिंपल बात है, टीचिंग के बारे में, यानी शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थी का आंतरिक विकास करना, विद्यार्थी के जो अंदर का विकास है वो हो जाए, केवल बाहर का विकास ना हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। विद्यार्थी को ज्ञान देना, भैया दिन भर ज्ञान ही देते रहोगे हैं, विद्यार्थी को रोजगार देने के लिए आप उसको शिक्षा दे रहे हो, है ना। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, यानी सब तरीके से बच्चे का विकास हो, सोचने समझने की बुद्धि विकसित हो उसके अंदर, उसका डेवलपमेंट हो कि किस तरीके से उसको बात करनी चाहिए, समाज में इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे किसी से बिहेवियर करना चाहिए, नॉलेज के बारे में, यानी हर तरीके से टीचर जो होता है वो बच्चे का डेवलपमेंट करना, यानी डेवलपमेंट करता है, यानी विकास करता है। जब बच्चा सीखता है तो ऑलरेडी उसका विकास ही होगा ना। तो वही बात है, देखो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे आंतरिक की बात करें तो केवल आंतरिक नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, केवल रोजगार देना नहीं होना चाहिए, सर्वांगीण विकास करता है टीचर जो होता है बच्चे का। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला इन्होंने। पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना, यानी ये दोनों कैसी परिकल्पनाएं हैं। इन्होंने बोला कि भाषा अध्ययन, या भाषा अध्ययन का मतलब जब आप लैंग्वेज को सीख रहे होते, भाषा को सीख रहे होते हैं, और ये एक डिफरेंट संकल्पना है। और आगे भाषा के विषय में सीखना, तो विषय के मतलब भाषा के बारे में किसने बताया, भाषा कैसे बनती है, कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, तो ये अलग बात है। यानी दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो ये आप क्या बोलोगे कि विपरीतार्थक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, भाषा भाग नहीं है, बस सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, यानी दो अलग अलग चीजें हैं। जहां पे बताया जा रहा है कि भाषा अध्ययन वो है कि जब आप लैंग्वेज को सीखते हो, लेकिन भाषा के बारे में सीखना यानी आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि भाषा कैसे बनी हुई है, किसने बताया हुआ है, इन सारे फैक्ट्स को जब जानने की कोशिश करते हो, तो वही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है यार, पता नहीं क्या हो गया है आज। पढ़ते हैं, देखें फिर भी हम सेशन को मिस नहीं करेंगे, डेली पर डेली मैं आपके लिए सेशन ला रहा हूँ, डेली। ठीक है, ऐसा कोई भी दिन मिस नहीं कर सकता मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिगम की विधि क्या है। अधिगम क्या होता है, जब आप प्रयास करके चीजों को सीखते हो। देखो अधिगम का मतलब क्या है, एक होता है अर्जन, एक होता है अधिगम। अर्जन का मतलब है जब आप अपने इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हो, यानी अपने वातावरण से जब चीजें सीखते हो, तो वो जो होता है हमारा अर्जन होता है। लेकिन अधिगम में क्या करते हो, आप रूल्स पढ़ते हो, डेफिनेशंस पढ़ते हो, नियम पढ़ते हो, तो वो जो होता है हमारा क्या अधिगम होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अधिगम की विधि कौन सी है, क्या प्रयोग करके सीखना, बिल्कुल सही बात है, अवलोकन करके, बिल्कुल सही बात है, अधिगम हुआ असामूहिक विधि, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि सब में ही हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं
सब में हम क्या कर रहे हैं, प्रयास करके सीख रहे हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम राइट है। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा क्या इन्होंने बोला यहाँ पे, देखो कह रहे कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में, यानी उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 की बात करी जा रही है यहाँ पे, कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होगी, यानी एक टीचर के अंदर बच्चे को क्या कौन सी चीज जो होगी वो क्या अच्छी लगेगी, यानी प्रभावी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। कौन सी चीज, क्या उसका व्यक्तित्व अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसका पूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, उसकी भाषा, उसकी रुचि। जो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो किस चीज से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो केवल उसकी भाषा से नहीं होना चाहिए, केवल उसका नॉलेज जो है उस पर नहीं होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति पे नहीं, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, यानी उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो सारी चीजें जो होती है बच्चे को इफेक्ट करती हैं, बच्चे को प्रभावी करती हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सेशन आपको कैसा लगा है बता के जाइएगा, ताकि मैं इसके बाद में नेक्स्ट सेशन आपके लिए प्रिपेयर करूं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं एक वीडियो बनाने में, एक सेशन देने में काफी 4-5 घंटे की मेहनत होती है। आप खुद जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है, यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में योगदान दे सकता है। परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाला समय, विविध भाषा प्रयोग, कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता, कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, गृह कार्य पर किए जाने वाला समय, अरे ऐसा नहीं होता भाई, परिवार में ऐसा नहीं होता। विविध भाषा का प्रयोग, जब आप डिफरेंट टाइप से बच्चों को भाषा का प्रयोग करवाते हो तो वहां पे क्या होता है, भाषा का विकास होता है, यानी भाषा डेवलप होती है जब आप डिफरेंट वे से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हो, विविध भाषाओं का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। सेशन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार आए हो तो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, हम पूरी तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच, आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में तक डेमो दे रहे हैं, तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके लिए डेमो भी प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर क्वेश्चंस ला रहा हूँ, डाल रहा हूँ सेशन अपने चैनल पे बाकायदा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच मेरे यार।